जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। मुंबई का किंग कौन। 90 के दशक में फिल्म रिलीज हुई थी सत्या, और उसमें एक किरदार था भीखू मात्रे का। उसकी ओर से कहा गया ये डायलॉग, मुंबई का किंग कौन, काफी मशहूर हुआ। और अक्सर इसका इस्तेमाल तब होता है जब मुंबई में किसी तरह के चुनाव होते हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, या विधानसभा के चुनाव होते हैं, या लोकसभा के चुनाव होते हैं। तब अक्सर न्यूज चैनल्स या अखबार इस डायलॉग की हेडिंग देते हैं, मुंबई का किंग कौन, ये समझने समझाने के लिए कि आखिर मुंबई में किस पार्टी या किस गठबंधन का वर्चस्व होगा। सत्या मेरी एक फेवरेट फिल्म रही है, और या कहें कि सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्म रही है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि एक अपराध पत्रकार की रही। मैंने अंडरवर्ल्ड कवर करते हुए अपने पत्रकारिता का करियर शुरू किया, और मुझे लगता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे सही चित्रण करने वाली फिल्म अगर कोई बनी, खास करके उस अंडरवर्ल्ड का जो कि 90 के दशक में हावी था, तो सत्या ही है। मैं करीब 20 से 25 बार तक इस फिल्म को देख चुका हूं। इसके आगे भी देखी होगी, लेकिन 20-25 के बाद में मैंने काउंटिंग बंद कर दी थी। तो खैर, बात फिल्मों की नहीं है, बात है चुनाव की, और सवाल है मुंबई का किंग कौन। तो मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिन पर 5वें चरण में मतदान होने जा रहा है। 2014 में जो चुनाव हुए थे और 2019 में जो चुनाव हुए, उनकी तुलना में इस बार स्थितियां काफी अलग हैं, घटनाक्रम काफी अलग हैं, और उन चुनावों की तुलना में इस बार हालात भी बिल्कुल अलग हैं। 2014 में मोदी लहर थी, इस बार कोई मोदी लहर नहीं है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एक राष्ट्रभक्ति की लहर थी, एक पैट्रियोटिक फर्वर था, इस बार वो भी नहीं है। इसके अलावा कई और मुद्दे इन 5 सालों में हुए। महाराष्ट्र की राजनीति में कई घटनाक्रम हुए। पिछले चुनाव में सिर्फ 4 बड़ी पार्टियां थी, इस बार 6 बड़ी पार्टियां हो गई हैं, क्योंकि शिवसेनाएं 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, दोनों में बगावतें हुई इन 5 सालों के दौरान। फिर इस बार मराठा मुद्दा भी हावी रहा, हालांकि उस मुद्दे का कोई जोर मुंबई की इन 6 सीटों पर होने वाला नहीं है, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। राज ठाकरे जो 2019 में मोदी का विरोध करते थे और मोदी मुक्त भारत का नारा देते थे, अब वो मोदी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो काफी कुछ फर्क है 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में। और ये तमाम बातें, ये तमाम घटनाक्रम इन चुनाव में किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेंगी, हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एक सीट की बात करते हैं। मुंबई में जो कुल 6 सीटें हैं, तो हर एक सीट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण मुंबई की सीट की। दक्षिण मुंबई की सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है, और यहां पर जो इमारतें हैं, वो इमारतें मुंबई का देश भर में प्रतिनिधित्व करती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया एक बड़ा लैंडमार्क है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ताज होटल, मरीन ड्राइव, ट्राइडेंट होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, तो ये सारे इलाके इसी दक्षिण मुंबई में आते हैं। और इस दक्षिण मुंबई में 2 शिवसेनाओं के बीच टकराव होने जा रहा है। एक तरफ है अरविंद सावंत, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से हैं, और 2014 और 2019 में अविभाजित शिवसेना के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे, दोनों बार जीते। और उनके सामने है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की यामिनी जाधव, जो कि भायखला इलाके से विधायक हैं, लेकिन इस बार लोकसभा का उनको टिकट मिला है। इस सीट की खासियत यह है कि यहां पर मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं। करीब 25% के आसपास इस संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता हैं। यहां पर कई मुस्लिम पॉकेट्स हैं, जैसे मस्जिद बंदर का इलाका है, पायधुनी का इलाका है, डोंगरी का कुछ हिस्सा है, भिंडी बाजार का इलाका है, नल बाजार का इलाका है। तो यहां पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम वोटर एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब यह था कि
पिछले चुनाव तक जब कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन था एक तरफ और बीजेपी शिवसेना में एक तरफ गठबंधन था, तब यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा जाता था देवड़ा खानदान से। मुरली देवड़ा इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। फिर उनके बेटे मिलिंद देवड़ा 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार जब महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी तो शिवसेना अड़ गई कि यह सीट तो हमें ही मिलनी चाहिए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, क्योंकि 2 बार से हमारा आदमी यहां से जीत रहा है। कांग्रेस ने अपने घुटने टेक दिए और सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली। इससे मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए और वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चले गए। तो अब यहां पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं अरविंद सावंत। पारंपरिक तौर पर इस इलाके के मुसलमान कांग्रेस को वोट देते आए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो मुस्लिम वोट अरविंद सावंत के लिए ट्रांसफर हो पाता है। वैसे हाल के चंद सालों में, खास करके 2019 के बाद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के करीब आते दिख रहे हैं मुसलमान, क्योंकि जो पुरानी शिवसेना थी बाला साहेब ठाकरे के वक्त की, वो शिवसेना एक तरह से मुसलमानों के प्रति हॉस्टाइल थी। बाला साहेब ठाकरे मुसलमानों के प्रति आक्रामक वक्तव्य करते थे, बयान देते थे, और शिवसेना की छवि एक मुस्लिम विरोधी पार्टी की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के मामले में ऐसा नहीं है। उद्धव ने जब से पार्टी की कमान संभाली, उन्होंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, यह बात अलग है कि वो बाबरी मस्जिद तोड़ने का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते। ना मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ना उन्हें धमकाते हैं, ना उन्हें गालियां देते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान, कोविड काल के दौरान, जो कुछ भी एक्टिविटीज हुई, सरकार की तरफ से जो भी राहत वगैरह दी जानी थी, तो मुस्लिम इलाकों में भी बिना किसी भेदभाव के पहुंची थी। ऐसा तमाम मुस्लिम इलाकों में कहा जाता है, जो हमने ग्राउंड पर जाना। तो इस वजह से एक समर्थन नजर आया उद्धव के प्रति मुस्लिम इलाकों में। लेकिन यह समर्थन क्या वोटों में भी तब्दील होता है? क्या मुसलमान उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को वोट देंगे? यह आज पता चलेगा। पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन आज देखना होगा कि मुस्लिम इलाकों में कितने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, दक्षिण मुंबई की सीट से। यह सीट है दक्षिण मध्य मुंबई की सीट, और यह सीट जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए एक नाक का सवाल है, इस सीट पर जीत हासिल कर पाना। वो इसलिए कि जो शिवसेना भवन है, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का मुख्यालय है, वो इस संसदीय क्षेत्र में आता है। लेकिन विडंबना यह है कि इस सीट से सांसद हैं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के राहुल शेवाले। 2014 में भी शेवाले यहां से सांसद बने, अविभाजित शिवसेना से 2019 में भी बने, और जब शिवसेना में बगावत हुई तो फिर शेवाले एकनाथ शिंदे वाले खेमे की तरफ चले गए। तो भले ही शिवसेना का मुख्यालय दक्षिण मध्य मुंबई संसदीय सीट के अंतर्गत आता हो, लेकिन इस सीट के सांसद राहुल शेवाले हैं। और अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सामने यह चुनौती है कि अपने वो गढ़ को वापस जीतें। इसके लिए उन्होंने उतारा है अनिल देसाई को। अनिल देसाई एक दिग्गज नेता है शिवसेना के, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन पहली बार लोकसभा में किस्मत आजमा रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या अनिल देसाई राहुल शेवाले को परास्त कर पाते हैं। इसी इलाके में धारावी भी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, और यह धारावी भी चुनावी मुद्दा बनी। जिस तरह से धारावी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उसका विरोध कर रही है, और इस बात को लेकर भी आपत्ति जता रही है कि यह प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया गया। हाल फिलहाल में महाविकास आघाड़ी की ओर से वहां पर आंदोलन भी किया गया था। तो यहां पर धारावी भी एक चुनावी मुद्दा है। अगली सीट है उत्तर मध्य मुंबई की सीट। मुंबई में बीजेपी 6 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन 3 में से एक सीट यह है। यहां से पिछले जो 2 चुनाव में पूनम महाजन सांसद थी, लेकिन इस बार उनका पट्टा कट गया, क्योंकि बीजेपी की जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आई उसमें यह नजर आया कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर उनको फिर से उम्मीदवारी दी जाती है
तो फिर बीजेपी ये सीट हार सकती है। तो यहां से पूनम महाजन के बदले बीजेपी ने टिकट दिया है एडवोकेट उज्जवल निकम को। उज्जवल निकम देश के एक मशहूर वकील हैं और आतंकवाद से जुड़े कई हाई प्रोफाइल मुकदमे सरकार की तरफ से लड़ चुके हैं, चाहे वो 12 मार्च 1993 का मुंबई बमकांड का मामला हो, चाहे वो 26 नवंबर 2008 का आतंकी हमला हो। और इन तमाम मामलों में उन्होंने सरकारी पक्ष को जीत दिलाई और कई आरोपियों को फांसी की सजा अदालत से दिलवाई। 93 के मामले में याकूब मेमन फांसी पर चढ़ा, 26/11 के मामले में अजमल कसाब फांसी पर चढ़ा। और उज्जवल निकम की छवि एक ऐसी बन गई कि ये वो वकील हैं जो कि राष्ट्रद्रोहियों को फांसी की सजा दिलवाते हैं। तो उनकी इसी छवि का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बना दिया। हालांकि उज्जवल निकम को इससे पहले भी तमाम राजनीतिक पार्टियों से ऑफर मिले, लेकिन उनकी राजनीति से एलर्जी जाकर अब इस चुनाव में खत्म हुई। हर बार वो मना कर देते थे, क्योंकि उज्जवल निकम एक ऐसे वकील थे जो कि महाराष्ट्र की सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस एनसीपी की सरकार हो या बीजेपी शिवसेना की सरकार हो, सबके फेवरेट थे। तो नहीं चाहते थे कि किसी एक पार्टी से जुड़ने पर उनकी वकालत पर किसी तरह की आंच आ जाए और उनको हाई प्रोफाइल मामले मिलने बंद हो जाएं। लेकिन अब उज्जवल निकम भी रिटायरमेंट मोड में है, तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब उज्जवल निकम का मुकाबला यहां पर हो रहा है कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ से। अब वर्षा गायकवाड़ वैसे तो एक पड़ोसी सीट से आती हैं, दक्षिण मध्य सीट से आती हैं, लेकिन उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने उत्तर मध्य सीट से। वो धारावी की रहने वाली हैं, वो दक्षिण मध्य से ही टिकट चाहती थी, लेकिन उस सीट पर जैसा मैंने बताया कि शिवसेना का वो गढ़ था और शिवसेना वो सीट छोड़ना नहीं चाहती थी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। इसके लिए महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और फिर वर्षा गायकवाड़, जो कि मुंबई कांग्रेस की प्रमुख भी हैं, उनको नॉर्थ मुंबई की सीट दी गई, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट, उत्तर मध्य मुंबई। अब वर्षा गायकवाड़ को इस सीट से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस के एक और बड़े नेता नाराज हो गए, आरिफ नसीम खान। आरिफ नसीम खान पूर्व विधायक हैं महाराष्ट्र सरकार में, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तब मंत्री भी थे, और वो यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इस इलाके में बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है। लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वर्षा गायकवाड़ को मिल गया। इससे आरिफ नसीम खान बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं देनी है। एक भी उम्मीदवार कांग्रेस ने मुस्लिम नहीं उतारा। बाद में उनको शांत किया गया, समझाया बुझाया गया। अब वो भी चुनाव प्रचार में शामिल हो गए हैं। यहां पर इस सीट पर मुस्लिम मतदाता दक्षिण मुंबई वाली सीट की तरह अहम भूमिका निभाएंगे जीत हार में। वैसे यहां पर एक और बड़े मुस्लिम नेता थे, पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी, जो चंद महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर चले गए और उन्होंने अजीत पवार वाली एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी, वो बांद्रा पूर्व से विधायक हैं, लेकिन वो भी छोड़ने वाले हैं, वो भी नाराज हैं अपनी पार्टी से, कांग्रेस से। तो बीजेपी के लिए फायदे की बात हो सकती है अगर बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी मुस्लिम इलाकों में उनके लिए प्रचार करते हैं। तो इस तरह से यहां पर मुकाबला कांटे का हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी सीट की, यानी कि मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट की। इस सीट पर बड़ा ड्रामा हुआ। यहां पर तो यह कहा जा रहा था कि एक बाप और बेटे आमने सामने चुनाव लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। यहां से शिवसेना की ओर से सांसद थे गजानन कीर्तिकर, 2019 में वो चुने गए थे। और जब शिवसेना में बगावत हुई तो ये एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए, लेकिन इनका बेटा अमोल कीर्तिकर वो उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार बना रहा। तो चंद महीनों पहले तक ये चर्चा हो रही थी कि यहां पर बाप बेटे का मुकाबला होगा, गजानन कीर्तिकर को एकनाथ शिंदे उतारेंगे तो उद्धव ठाकरे अमोल कीर्तिकर को उनके बेटे को उतारेंगे और इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, गजानन कीर्तिकर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को टिकट दे दिया। अब गजानन कीर्तिकर की जगह पर
संजय निरुपम लड़ना चाहते थे। वो महाविकास आघाड़ी में ये कह रहे थे कि ये सीट जो है शिवसेना को मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ये सीट भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए छोड़ दी। इससे संजय निरुपम नाराज हो गए। उन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए पार्टी के खिलाफ, जिसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो वो चले गए एकनाथ शिंदे की सेना की शरण में। एकनाथ शिंदे ने पार्टी में ले तो लिया उनको, लेकिन टिकट नहीं दिया। टिकट दिया रविंद्र वाइकर नाम के विधायक को। रविंद्र वाइकर चंद दिनों पहले तक ही उद्धव ठाकरे के वफादार थे। उद्धव ठाकरे के एक तरह से दाहिने हाथ भी कह सकते हैं। पार्टी के एक दिग्गज नेता थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया ईडी की नोटिस के बाद। ईडी के एक मामले में फंस गए, जिसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया, एकनाथ शिंदे के पास आ गए। एकनाथ शिंदे के पास आने के बाद उनको टिकट दिया गया और अमोल कीर्तिकर के खिलाफ अब उनको खड़ा किया गया है। हाल ही में एक मराठी अखबार को, महाराष्ट्र टाइम्स को इंटरव्यू देते देते उनके मुंह से निकल गया कि वो मजबूरी में आए हैं, भारी मन से आए हैं, और जो वक्त उन पर गुजर रहा है ऐसा वक्त किसी के सामने ना आए, क्योंकि उनके परिवार को भी आपराधिक मामले में लपेटा जा रहा था। इस डर के मारे वो आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि कितनी सिंसियरिटी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। जो भी है, प्रचार तो कर रहे हैं, आक्रामक तरीके से कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस सीट पर क्या कुछ निकल कर आता है। 4 जून को पता चलेगा। मामला बड़ा दिलचस्प है यहां का। अब बात करते हैं 5वीं सीट की। 5वीं सीट है उत्तर पूर्व मुंबई, यानी कि ईशान्य मुंबई की सीट। और ये एक बेहद टेंशन वाली सीट रही है। यहां पर जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ एक हिंसक वारदातें हुई हैं और मुंबई पुलिस के लिए सबसे सिरदर्द वाली सीट यह है। यहां पर हाल ही में गुजराती बनाम मराठी विवाद भी हो गया। इस इलाके में बड़े पैमाने पर गुजराती आबादी है। गुजराती वोटरों की एक बड़ी संख्या है। यहां पर टकराव बीजेपी के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के बीच है। अब हाल ही में हुआ यह कि मिहिर कोटेचा के दफ्तर पर शिवसैनिकों ने, कथित तौर पर शिवसैनिकों ने हमला कर दिया, इस आरोप के बाद कि उनके वॉर रूम से जो है पैसे बांटे जा रहे थे। इसके बाद आपराधिक मामले दर्ज हुए, चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई। यहां पर मामला काफी दिलचस्प होने वाला है। इस सीट की खास बात यह है कि 2014 से लगातार बीजेपी यहां से अपने उम्मीदवार बदल रही है। 2014 में यहां से किरीट सोमैया को टिकट दिया गया था, वो जीते। 2019 में मनोज कोटक को टिकट दिया गया था। किरीट सोमैया का पत्ता इसलिए कट हुआ क्योंकि किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बयान दिए थे, जिससे उद्धव खफा थे। तब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, तो उद्धव की नाराजगी के चलते किरीट सोमैया का टिकट कट गया और मनोज कोटक को टिकट दिया गया। मनोज कोटक भी 2019 में जीत गए, लेकिन इस बार मनोज कोटक को भी हटा दिया गया और मिहिर कोटेचा को टिकट दिया गया है। तो दोनों ही उम्मीदवार, संजय दीना पाटिल और इस तरफ मनोज कोटक, दोनों ही बड़े आक्रामक तरीके से प्रचार में लगे हुए हैं और इस सीट का नतीजा भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 6वीं सीट है उत्तर मुंबई की सीट। इस सीट को बीजेपी अपने लिए एक सेफ सीट, एक सुरक्षित सीट मानती है और बीजेपी को पूरा आत्मविश्वास है कि यह सीट तो वो जीतने ही वाली है। यहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। यहां से 2 बार सांसद थे, 2014 और 2019 में चुनाव जीता था गोपाल शेट्टी ने, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और फिर यहां से पीयूष गोयल को टिकट दिया गया। जहां तक टिकट काटने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन 3 सीटों पर बीजेपी मुंबई में चुनाव लड़ रही है, उन सभी 3 सीटों पर जो मौजूदा सांसद थे, उन सबका टिकट बीजेपी ने काटा। अब पीयूष गोयल को यहां पर उतार तो दिया है, लेकिन उनके सामने है कांग्रेस के भूषण पाटिल, और भूषण पाटिल ये दावा करते हैं कि वो उसी इलाके के हैं, जबकि पीयूष गोयल बाहर से आए हैं। लेकिन पीयूष गोयल ने इसका जवाब दिया और कहा कि वो पूरी तरह से मुंबईकर हैं।
मुंबई में ही उनका जन्म हुआ, मुंबई में ही वो पले बढ़े, यहीं पर उनकी शिक्षा पूरी हुई और ऐसे में उनसे बढ़कर कोई मुंबईकर हो नहीं सकता। ये इलाका भी उत्तर पूर्वी मुंबई की तरह गुजराती बहुल इलाका है। यहां पर मालाड, गोरेगांव, कांदिवली, बोरीवली, इस इलाके में बड़े पैमाने पर गुजराती रहते हैं। मारवाड़ी समुदाय भी यहां पर रहता है और पारंपरिक तौर पर यह समुदाय बीजेपी को वोट करते आए हैं। 1989 से लेकर बीते चुनाव तक यह सीट बीजेपी का गढ़ रही है। सिर्फ 2 बार बीजेपी ने यहां पर चुनाव हारा। 2004 में कांग्रेस से अभिनेता गोविंदा यहां से सांसद चुने गए और 2009 में संजय निरुपम। लेकिन अगर इन 2 अपवादों को छोड़ दें तो बीजेपी यहां पर हमेशा जीतते आई है। इन तमाम सीटों के अलावा मुंबई के बाहर की 2 सीटें हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। एक सीट है ठाणे की सीट। ये चूंकि मुख्यमंत्री का अपना गढ़ है तो यहां पर क्या नतीजा आता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजन विचारे भी एक तगड़े उम्मीदवार हैं, यहां के दबंग हैं। और फिर इसी से सटी हुई एक सीट है कल्याण की, जहां एकनाथ शिंदे यानी कि मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं और बीते 2 बार से सांसद हैं। तो वहां पर क्या नतीजा आता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये मैंने आपको बताया मुंबई और आसपास की जो 2 सीटें हैं उनको मिलाकर कुल 8 सीटों का हाल। देखते हैं मुंबई में किस तरह से वोटिंग होती है और 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। एक बार जब वोटिंग हो जाएगी तो अगले 1-2 दिनों में मैं फिर से एक वीडियो पेश करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरी नजर में कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है, किसकी जीत होने वाली है। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर उन इलाकों में घूमने के बाद और चुनाव के दिन मैं पूरा दिन अलग अलग इलाके में घूमूंगा शहर के, और जो कुछ भी जानकारी हासिल होगी उसके आधार पर मैं 2 दिनों बाद फिर से एक वीडियो डालूंगा और उस वीडियो के जरिए आपको अंदाजा आएगा कि मुंबई की 6 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें जीत पाती है। बीजेपी या फिर या कहें महायुति 2014 और 2019 में 6 की 6 सीटें इस भगवा गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस बार घटनाक्रम भी काफी अलग है, हालात काफी अलग हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।